हेलो फ्रेंड, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के क्लास में हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। हम पूरे टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से वह जानेंगे और पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे ताकि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो वो आपसे ना छूट पाएगा, आप उसे टिक करके आओगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर के बाद फिर हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और आंसर भी लेके आऊँगा और आपको क्वेश्चंस और आंसर भी करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम में आएंगे भी। और आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी प्रश्न आए तो आप उससे टिक जरूर कर पाओगे। हम सारा चीज़ को इसमें कवर करेंगे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्लास में। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करें और बेल आइकन बजाएं आगे आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है काफ़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, काफ़ी विशाल और विकसित भी सभ्यता रह चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह अलग अलग माना जाता है, लेकिन सबसे जो कार्बन डेटिंग 14 के तहत जो काल माना गया है वह 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी और उनसे व्यापार भी हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की कहने का पर्पस इतना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन सभ्यता थी, तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। इन सभी सभ्यताओं का जो समय काल है वह लगभग मिलती जुलती है, इसलिए हम इसे समकालीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसे कि नदी घाटी सभ्यताओं भी कहते हैं। नदी घाटी सभ्यता कहने का अर्थ इसलिए है क्योंकि जितनी भी सभ्यता होती है उसे जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी से ही वह कृषि कर सकते हैं। इसलिए यानी कि पानी के समीप ही जितनी भी सभ्यता वर्ल्ड में आज तक पाई गई है वह किसी न किसी तरह से किसी नदी के किनारे भी स्थित थी, इसीलिए इसे नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके 2-3 नाम हो गए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। मोस्टली बात करें तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता वह काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ी थी। अभी तक जो खोज हो चुकी है वह 2-3% ही खोज हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन वास्तव में ये सभ्यता बहुत ही बड़ी और विस्तृत हुआ करती थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मुख्यतः जो स्थित था वह सिंधु नदी के तट पे स्थित था। और भी बहुत सारी नदी है जैसे घग्गर, सरस्वती और भी नदी है। ये विस्तृत थी, बहुत बड़ी थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसके बहुत सारे प्रमुख शहर भी हुआ करते थे उस समय, लेकिन महत्वपूर्ण शहर के बारे में ही बात करेंगे। ऐसे माना जाए तो 1,000 प्लस शहर की खोज हुई थी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। लेकिन बड़ी शहर में जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप शहर जो थी इसमें से वह जो है महत्वपूर्ण शहर है उसके बारे में बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा, ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे जो उस समय काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। और अभी जो जब खुदाई हुआ है तो जब खुदाई के समय देखा गया तो ये काफ़ी विस्तृत और काफ़ी ही ज़्यादा विकसित अवस्था में ये सभी शहर बड़े और विकसित दोनों तरह से पाए गए हैं। इसमें इसका हो जाएगा एक मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। एक और आपको याद रखना है गनवाड़ी वाला आप लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो गनवाड़ी वाला भी एक शहर था, विस्तृत बड़ा शहर था। ये सभी शहर जो कि काफ़ी विस्तृत और प्रमुख शहर थे, इनसे काफ़ी
अत्याधुनिक चीज़ मिलने के कारण इन सब शहर जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम में प्रश्न भी जो है बनते हैं इन सभी शहरों में से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि रेडियोकार्बन C40 के द्वारा हम यह पता लगा पाए कि यह सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के मत के अनुसार यह अलग अलग डेट हो सकती है। जैसे कि यहाँ कुछ और भी डेट दिया हुआ है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से मानी गई जाती है। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो सही होने वाला है वह आपका ये वाला है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक जो है सही अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा माना गया है, इसलिए आपको यही टिक करना है आंसर में। अब देखते हैं आगे। जैसे कि ये एक पिक्चर आप देख सकते हो, ये है क्योंकि ये काफ़ी विकसित और विशाल सभ्यता थी, तो इसमें से ईंटें की जो है मुख्य रूप से ईंट का प्रयोग हुआ था। ईंट का जब प्रयोग हुआ था तो यह अनुमान लगाया गया कि अभी हम आगे बात करेंगे ये जो खुदाई में जो हमारा से जो ये शहर मिला है वह किस तरह से दिखता है, उसी के आधार पे यह कुछ ग्राफिक्स बनाया गया है इस सभ्यता का। देख सकते हो प्रॉपर एक रास्ता है, प्रॉपर एक घर बना हुआ है अच्छी तरह से पूरा एकदम। एक ये आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये जो शहर है पूरा, ये घर देख रहे हो पूरा एक साइड लाइन बाय लाइन बना हुआ है। गेट है, ये आप यहाँ देख सकते हो नाली है, प्रॉपर नाली बना हुआ है यानी कि काफ़ी ही विकसित अवस्था में थी। हम आगे आने वाले अभी आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, कब हुई, इन सब के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से तो हमारे सामने प्रकट होकर नहीं आ गई थी ना, आखिर क्या कंडीशन ऐसा हुआ था जो हमारे सामने ये सभ्यता आ गई थी। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे 7वीं सदी में। अक्सर यह जो डेट है काफ़ी लोग को नहीं पता है, ना ही हम सब इसके बारे में पढ़ पाते हैं, लेकिन सबसे पहले 7वीं सदी में लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की जब खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ बनाई ईंटें मिली। मतलब कि 7वीं सदी में ही इसकी खोज हो गई थी, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उस समय के लोग को पता नहीं था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। यह जो है उस समय जब अपने घर मकान के लिए ईंटें बनाने के लिए वह मिट्टी खोद रहे थे ज़मीन में, तब उसे कुछ बने बनाए पकी हुई मिट्टी के ईंटें मिल गए थे। जब ईंटें मिल गए तो वह पता है कि उस समय जो है अंधविश्वास काफ़ी अधिक थी, तो लोग का मानना था क्या कि ये तो भगवान की देन है, भगवान का चमत्कार है, भगवान ने हमें ईंटें दे दिए, तो ऐसा मानना था। तो उस समय जो है यह बात चमत्कार का रूप लेकर के उसी समय ख़त्म हो गई। उस समय ज़्यादा कुछ लोग के पास थी नहीं, खुदाई करते हैं इतनी कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए उस समय जो है बस इतना पता है था कि उस समय ईंटें मिले थे, लोगों ने उसे चमत्कार मान लिया बस। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है 19वीं सदी में होती है। 19वीं सदी में जो है अब लोग जानेंगे इसके बारे में। हालांकि ऐसी बात भी है, आपको यह पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों की यह धारणा थी कि भारत के जो लोग हैं वह काफ़ी अनएजुकेटेड हैं, वह कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, उसने कुछ आविष्कार भी नहीं किया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक जंगली आदिवासी टाइप के लोग हैं। यह धारणा अंग्रेज़ के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लोगों में यह फैली हुई थी। लेकिन यह धारणा चेंज होने वाली है, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लोगों अब सब भारत को विश्व गुरु समझने ही लगेंगे कि आखिर जो वह कहते थे कि भारत के लोग अनएजुकेटेड है, इसलिए हम भारत में आए हैं, भारत में राज कर रहे हैं, क्योंकि उसे हमको सुधारना है, एजुकेशन देना है। बहुत तरह की बातें अंग्रेज़ लोग किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ की धारणा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जाने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गई। उन्होंने मान लिया कि नहीं, हम सब जो भारतवासी हैं वह काफ़ी ही उन्नत किस्म के हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा खोज उन्होंने बहुत पहले ही कर चुकी थी। तो यह जो 19वीं सदी में 1826 का साल था जब चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता की खोज किया। हालांकि अगर बात किया जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, वह दयाराम सैनी होगी। आखिर क्यों, हम आगे बात करते हैं। 1826 का ये साल याद रखना है। चार्ल्स मेसन
1826 में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की खोज की। आपको इस बात पे ध्यान रखना है, इस पुरानी सभ्यता की खोज की थी। भारत का जो सभ्यता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद थोड़े मात्रा में इन्होंने देखा था उस सभी चीज़ को, लेकिन कनिंघम ने 1856 में सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इन्होंने बस ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती थी, लेकिन उतना कंफर्म बात नहीं थी। 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में वहाँ पे जाके जांच पड़ताल किया, सर्वेक्षण किया। और इसी दौरान एक और घटना घटी थी जो सिंधु सभ्यता को खोज के कंफर्म कर दी कि नहीं, यहाँ पे सभ्यता थी। हालांकि 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में कुछ जानकारी दे दी थी, लेकिन कंफर्म जो है बात नहीं थी, आपको यह याद रखना है। लेकिन कनिंघम ने 1856 में सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने का कारण क्या था? एक्चुअली बात यह है कि 1856 को कराची से लाहौर याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक, कराची से लाहौर, जो कि अभी दोनों पाकिस्तान का मुख्य शहर हुआ करता है, कराची लाहौर। तो यह जो है कराची लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। हम यह भी जानते हैं कि भारत में रेल कब आया, तो 1853 में ही आया गया था भारत में रेल, ठीक है। उसी के जस्ट 3 साल के बाद 1856 में क्या होता है, 1856 में होता है क्या, कराची से लाहौर के मध्यम जब मज़दूर लोग ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए खुदाई करते हैं, तो खुदाई करने के दौरान उन्हें कुछ ईंटें मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है चलो यहाँ पे कोई घर वर होगा और भी खुदाई करते हैं, और वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्होंने जाकर के बताता है अंग्रेज को, जब वहाँ के मज़दूर, कि देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ईंटें मिले हैं। तो अंग्रेज लोग क्या होते हैं कि बहुत खुश हो जाते हैं, हुआ अच्छा है ईंटा मिल गया है तो हमारा काम जो आसान हो जाएगा, हमें ईंटें बनाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और क्या बात हुई कि ईंटें जब खोदे जा रहे हैं और वो ईंटें मिलते जा रहे हैं, अंत नहीं हो रहा है, तब जा कर के वो जब है ना अंग्रेज को कुछ शक हुआ और शक होने के बाद इसकी सूचना जो है उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को दी थी। अंग्रेज़ी सरकार को जब सूचना दी थी तो 1861 में क्या हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने निर्देश दिया कि एक काम करो कि अब हमको जो है वह शक जो है पुख्ता हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे कुछ न कुछ अंदर में ज़रूर मौजूद होगा। इसी वजह से इतना ईंटा मिल रहा है कि इतना ईंटा मिलना संभव नहीं है। अगर 1-2 घर हो तो कितना 1000, 2000, 10,000 ईंटा मिलेंगे, लेकिन यहाँ लाखों लाख में जब ईंटें मिलने लगे तो उन्हें शक हुआ। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। तो इसमें से एक क्वेश्चंस निकल के आ गया आपका, क्या क्वेश्चंस निकल के आ गया कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में की गई थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में, इस डेट का याद रखना, 1861 में जब स्थापना कर दी गई भारतीय पुरातात्विक विभाग का, उसमें जो है जानकार व्यक्ति का जो है नियुक्ति कर दिया गया। अब उस व्यक्ति को जो है लगाया गया काम पे कि जाइए अब सर्वेक्षण कीजिए क्या सही में वहाँ कोई भी सभ्यता रही थी या फिर उसके अंदर क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए। अब एक नया चीज़ है कि यह स्थापना हो गई 1861 में। फिर 1909 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लिंट ने इसकी इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको जो है टर्निंग पॉइंट ये याद रखना है कि ये सारा चीज़ करने में काफ़ी साल लग गए, लेकिन फाइनली 1921 का साल आ गया जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, ठीक है। 1981 में दयाराम साहनी को जो है चार्ज मिला कि आपको ये खुदाई करना है, और 1921 में जब दयाराम साहनी ने, ऐसे तो जो खुदाई जो काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो चुका था, 1921 तक में पूरी खुदाई हो चुकी थी एक प्रॉपर एरिया का, इसलिए 1921 तक में खुदाई जो कर रहे थे वो दयाराम साहनी ने किया था। इसी प्रकार जो देखिए मेन बात क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको देखना है 1861 में स्थापना हुआ, 1902 में महानिदेशक बनाया गया, किसे, तो जॉन मार्शल को बनाया गया।
उसके बाद दायित्व सौंपा गया दयाराम साहनी को उत्खनन का। ये उत्खनन जो है काफ़ी पहले 1921 से पहले से ही स्टार्ट था और 1921 आते तक जो है खुदाई लगभग मतलब कि एक एरिया कौन सा एरिया का, तो हड़प्पा एरिया का। हड़प्पा इस याद रखना है आपको, इस जगह को, जिस जगह पे सबसे पहले खुदाई हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। तो ये हड़प्पा जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले खुदाई हो गया था 1921 तक में। और इस खुदाई को किसने किया था, इस नाम को आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम को आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है। 1921 में खुदाई कंप्लीट हो चुका था हड़प्पा नामक स्थान का और दयाराम साहनी ने उसका उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता इसका नाम भी रखा गया और दयाराम साहनी को इसके खोजकर्ता माना गया। ठीक है, क्योंकि सारा जो दायित्व सौंपा गया था यह दयाराम साहनी को सौंपा गया था। तो 1921 में दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज कर दिया था। अब अंग्रेज समझ चुके थे ये काफ़ी विकसित सभ्यता है। क्या क्या विकसित सभ्यता है वह हम देखते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे जो है और भी सभ्यता थी। हाँ, तो हम जैसे बता रहे थे कि इसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह समकालीन है किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन है मेसोपोटामिया का और मिस्र की सभ्यता का। मिस्र की सभ्यता भी काफ़ी विकसित हुआ करते थे। वह पिरामिड और वह जो है सबको रखने का परंपरा जो कि काफ़ी 2000 3000 4000 5000 सालों तक वह सबको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग चीज़ का प्रयोग करते, लेप का प्रयोग करते थे। तो उसी तरह से काफ़ी विकसित सभ्यता हुआ करते थे। उसी में से हड़प्पा सभ्यता को जो है क्या माना गया है वो देखिए आप। हड़प्पा तो सभ्यता का क्षेत्र संसार से प्राचीन सभ्यता और क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो थे सभी सभ्यता से विकसित थे और साथ ही साथ इसके क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा था और बहुत ही परिपक्व सभ्यता जो स्थल था, सभी चीज़ से उन्नत था। इसका जो केंद्र था मुख्यतः पंजाब तथा सिंध में था। आपको ये भी रखना है याद, जो मुख्य जो क्षेत्र जो पाया गया है अभी सभ्यता का वो पंजाब और सिंध में मिला है। लेकिन इसका विस्तार काफ़ी दूर तक हुआ है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व दिशा में अधिक हुआ है। और कहाँ कहाँ हुआ है यह भी देख लीजिए आप। अधिकतर जो मिला है आपका खुदाई में वह पंजाब और सिंध में मिला है। और इसका और भी कौन कौन सा जगह पे इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जगह मिली है वह है आपका पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। आप ये देखिए कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान यह जो है पाकिस्तान के भाग हैं। पाकिस्तान में यह जो इतना क्षेत्र है जहाँ की अभी मिला है, लेकिन रियलिटी यह है कि वैज्ञानिक का मानना, ऐतिहासिक का, पुरातात्विक लोग का मानना यह है कि पूरा पाकिस्तान जो अभी स्थित है पूरा पाकिस्तान के अंदर ही दबा हुआ है सिंधु सभ्यता। मतलब कि हाँ, इतना बड़ा सभ्यता था कि पूरा पाकिस्तान जो है वह बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर ही। पाकिस्तान के अलग और कहाँ कहाँ स्थित है, तो भारत में जो अभी तक मिला है वह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट तक इस सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव स्थित है। उत्तर में बात कर लेते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बताएं हैं। उत्तर प्रदेश में यानी कि पूरब की ओर, सिंधु घाटी के पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट तक। और बात करते हैं इसका फैलाव उत्तर में, उत्तर यानी कि जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में मांडा जिला है, वहाँ पे रावी नदी के तट तक फैला हुआ है। दक्षिण में की बात कर ले तो दक्षिण में दैमाबाद जो कि औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, वहाँ पे दैमाबाद स्थान है। और आपको नदी में याद रखना है गोदावरी नदी के तट तक जो है यह जो है फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता महाराष्ट्र तक। दक्षिण में आप फिर से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि दक्षिण में महाराष्ट्र के गोदावरी नदी तट तक जिला जो हो जाएगा औरंगाबाद और जगह प्रॉपर हो जाएगा दैमाबाद। पूर्व की ओर बात करें तो पूर्व की ओर आपको उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी तक, ठीक है।
और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के स्तुतका गेंडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर के उत्तर पूर्व में आलमगीर में हिरण्य मेरठ कुरुक्षेत्र तक था। तो सिंपली आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूरब में आपका हिंडन नदी उत्तर प्रदेश तक, और आपका पश्चिम में जो है मकरान तट हम किसे कहते हैं, पाकिस्तान जो स्थित है, पाकिस्तान मान लीजिए पाकिस्तान का जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ जो सीमा है उसे ही हम मकरान तट कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वह जो है यह त्रिभुजाकार था, इस तरह का बनावट था इसका। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार थी वह कितनी थी। तो आधुनिक में पाकिस्तान तो मैंने बता चुका हूँ, पूरा पाकिस्तान ही सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता के सामने पाकिस्तान छोटा है। साथ ही साथ मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसके सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। हाँ, आगे बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक मैप मैं शो कर रहा हूँ जो कि अभी मिल चुकी है सिंधु घाटी। ये हरा वाला जो आप लाइन देख रहे हो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि अब तक मिल चुकी है, यहाँ की खुदाई हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी माना गया है कि लगभग इसका जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार इतना दूर तक फैला हुआ है, पूरा पाकिस्तान। आप यहाँ देखो पाकिस्तान बॉर्डर, तो ये पूरा पाकिस्तान तक जो है इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है जो कि पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। आखिर हम इसे इतना नाम आखिर क्यों ले रहे हैं, इसे इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, आखिर ऐसा मिल क्या गया है वहाँ पे। अब देखते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में हम देखते हैं पुल है, ये है, वो है। अब देखते हैं उस समय क्या क्या चीज़ पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा मिला है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये सभी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, आप ये सब कुछ देख लो पहले आप। हाँ, ये देखिए, ये जो है मोहनजोदाड़ो का एक सीन है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। देख सकते हो ये पूरे ईंटे का जो कार्य किया गया है, इसमें दूर दूर तक पूरा ईंटा का कार्य किया गया है। ये देखो आप, मोहनजोदाड़ो में जो नदी है, जो कि वह जो है सबसे प्रमुख जो स्मारक है, स्नान गृह जो है वह ये है। बहुत चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जितनी ही बात किया जाए इसके जो है कम नहीं हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बोलने के लिए शब्द हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस सब देखिए, इसकी विशेषता देखते हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि यह विकसित नगर थी, यानी कि एक विकसित नगर हुआ करती थी। नगर निर्माण योजना, इसकी यहाँ की विकसित नगर योजना, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह जो है विकसित नगर योजना थी, आखिर इससे क्या मिल गया है। देखिए, हाँ देखिए, इसमें हम इसे विकसित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा विकसित चीज़ें ऐसी मिली है। जैसे कि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, प्रत्येक घर, कोई भी वहाँ पे झोपड़ा झोपड़ी नहीं थी। गांव में हम जाते हैं तो अक्सर झोपड़ा झोपड़ी देखते हैं और समझते नहीं ये गांव है, क्योंकि वहाँ झोपड़ा झोपड़ी है। शहर जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, पक्के घर के मकान देखते हैं। उसी तरह से यह जो है गाँव नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक प्रॉपर शहर हुआ करती थी, वो भी विकसित शहर हुआ करती थी। किस तरह से विकसित शहर हुआ करती थी, वहाँ पे सारे के सारे घर पक्के बने हुए थे, पक्के ईंटे के बने हुए थे, कच्चे ईंटे नहीं, वो अभी पक्के ईंटों के वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे। वहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो था रोड जो है वह 90 डिग्री
को काटते थे। जस्ट प्रॉपर 90 डिग्री पे वहाँ के रोड एक दूसरे से लेफ्ट राइट में जाया करते थे। ग्रिड पद्धति, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह ग्रिड पद्धति पे डिपेंड करती थी। ग्रिड पद्धति ही से कहते हैं अगर कोई रोड 90 डिग्री में टर्न करती है खुद को तो उसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। वहाँ पे प्रॉपर एक नाली हुआ करते थे जिसमें कि गांव के प्रॉपर पूरे घर, देखिए अलग अलग घर में अलग अलग नाली हुआ करते थे। वह नाली निकल करके एक बड़े नाली से मिला करते थे तो नाली की ऊपर से, नाली के ऊपर ये नहीं कि ओपन नाली था, पूरा नाली जो है ढका हुआ करता था, पूरा नाली ढका हुआ करता था, सही से एकदम कार्य करता था। हर एक घर में एक कुआं हुआ करती थी जहाँ, और एक बाथरूम भी हुआ करता था। वह नहाने के पानी लेते थे और वह जो पानी है एक प्रॉपर नाली से होते हुए बड़े नाली में मिल करके अपना दूसरे जगह चला जाया करते थे। लोथल, अब हम बात करते हैं लोथल और सुद्धकोटिदा के। लोथल और सुद्धकोटिदा जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल और सुद्धकोटिदा एक बंदरगाह हुआ करते थे जिससे कि लोग सामान का यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया करते थे। इससे यह पता चलता है। अब कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है यह देख लेते हैं। तो जूते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। और यह जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन से जूते हुए खेत और कालीबंगन से हमें, कालीबंगन से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग करते थे। सिंपली ईंटा का जो प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय नक्काशीदार ईंटे का भी बहु मात्रा में प्रयोग हुआ करता था। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे हम देखते हैं। इस सभ्यता में सबसे विशेष बात थी वो नगर थी, बिल्कुल नगर नियोजन थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जो है बहुत ही काफ़ी विकसित थे, यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यह दोनों काफ़ी विकसित थे। और इस दोनों को जो है पिंगट ने, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को दोनों जो है ये शहर को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी भी कहा है। पिंगट कौन है? पिंगट जो है एक प्रमुख इतिहासकार है, उन्होंने ही ऐसा कहा है कि कितना वह विकसित हुआ करता था। अब देखिए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों नगर अपने दुर्ग थे, यानी कि किला। दुर्ग का अर्थ होता है सिंपली किला। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अपना एक किला था जहाँ की शासक वर्ग का परिवार रहता होगा। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर के शहर था जहाँ ईंटों के मकान समानांतर लोग रहते थे। इन नगर भवनों में अच्छा, अब हम देखते हैं कि यह जो शहर था, शहर के बीच में एक दुर्ग भी हुआ करता था जहाँ की शासक वर्ग के लोग रहते थे। जैसा कि हमने एक फ़ोटो में आपको दिखाया है, ये देखिए, यह जो है पूरा शहर है और बीच में क्या है, यहाँ पे एक दुर्ग जो ऊंचा में स्थित है ना, ये एक दुर्ग हुआ करता था जहाँ की यह माना जाता है कि जो ऊंचे यहाँ पे वहाँ के जो शासक हुआ करते थे वह इस दुर्ग वाले एरिया में रहा करते होंगे, जो कि प्रॉपर एक किला से घिरा हुआ था। हाँ प्रत्येक नगर में ये हो गया ना। फिर वो जो दुर्ग के आसपास जो है पक्के ईंटों के शहर थे जहाँ के लोग रहा करते थे। सड़क के बारे में हम बता चुके हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो है अनेक आयताकार खंड में विभक्त हो जाती थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी चीज़ जो है जैसे कि आप देखो पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो आप, सड़क प्रॉपर सड़क हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो के आसपास। और मेन सड़क से देखो आप, यहाँ पे घर के दरवाजे लगा क्या करते थे, लगते थे। और घर सभी एक लाइन में हुआ करते थे। यह जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो है मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में। लोथल और सुद्धकोटिदा क्या था? बंदरगाह थे। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ था, यह भी पता चलता है कालीबंगन से। मोहनजोदाड़ो महत्वपूर्ण इसलिए आता है कि वहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज़ मिले हैं। एक तो हो जाएगा आपको
जूते एक तो हो जाएगा आपको अन्नागार। अन्नागार किसे कहते हैं? अन्नागार एक्चुअली में कहते हैं एक ऊंचा सा, सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है वह अन्नागार का ही मिला है। अन्नागार से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो अन्न अन्न जो खाने का जो अन्न होता है उसको जो है संभाल के रखते थे आने वाले टाइम के लिए, अगर कुछ आपातकालीन घटनाएं होती है तो। और साथ में जो है अन्नागार के साथ आपको दूसरा चीज़ ये देखना है, मोहनजोदाड़ो में जो मिली है वह मिली है स्नानागार। स्नानागार के साथ और क्या मिली है तो यहाँ पे साइड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे वस्त्र चेंज करने का रूम मिला है और साथ ही साथ यहाँ पे कुआं भी मिला है। उस कुआं से जो है पानी लेकर के इसमें डाला जाता था और एक प्रॉपर नाली मिला है, वह जो है पानी का जो है निकास के लिए जो है नाली भी मिला है यहाँ से। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है इसका जो यह जो है जो स्नान गृह मिला है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं संभवतः इस जो स्थान कुंड का प्रयोग करते थे स्नान के साथ साथ ही धार्मिक अनुष्ठान का भी क्या करते हैं। ऐसा आज भी देखा गया है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, जमुना नदी में स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो उसी से यह समझा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वह स्नान यहाँ पे क्या करते थे, ताकि धार्मिक अनुष्ठान के लिए, यानी कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ करता था। इसमें कोई भी बात जो है दोहराई नहीं है। और अन्नागार के बारे में हम बता ही चुके हैं कि अन्न को भंडार करने के लिए, ताकि आपातकाल में कुछ घटनाएं घट जाए तो उसका प्रयोग वह आपातकाल में क्या करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है, और मोहनजोदाड़ो में इसका जो माप था वो माप को याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया करते हैं। इसका जो माप है मोहनजोदाड़ो का स्नान कुंड का, उसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर लंबाई। चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं तो 7.01 मीटर चौड़ाई, और गहराई जो है वह है 2.43 मीटर गहराई इसकी जो है माप है। यह मोहनजोदाड़ो का स्नान कुंड का। स्नान कुंड हो गया, अन्नागार हो गया, और एक और इम्पॉर्टेंट स्मारक चिन्ह मिली है जिसे कहते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड भी इस हड़प्पा सभ्यता मिली है। अग्निकुंड का उपयोग जो लोग करते थे धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे, अभी भी लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते हैं। लेकिन यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ हम अच्छी बातें आपको बताते हैं कि जैसा कि मिला है, आप देख सकते हो यह जो है यह एक रिंग वाला एक तो जानवर हो गया, और यह जो है महिला है, पुरुष है, जानवर है। हाँ, इसमें जो मुख्य रूप से मिली है वह एक चीज़ और फोटो यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये है एक व्यक्ति योग आसन में बैठे हुए हैं। साफ तो नहीं है लेकिन आप देख सकते हो इसके चारों तरफ जो है कुछ जानवर है, ठीक है। इससे यह समझ में आता है कि यह जो व्यक्ति हैं यह संभवतः जो है पशुपति नाथ हैं। अब पशुपति नाथ की वह इसलिए पूजा करते थे कि वह पशु का रिस्पेक्ट करते थे। पशु जो है का उपयोग वह चार पहियों वाली बैलगाड़ी या 2 पहियों वाली बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी के रूप में सामान का एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, खेती के लिए प्रयोग क्या करते थे। इसलिए उन लोगों ने, सिंधु घाटी के लोग जो है पशुओं के सम्मान के लिए पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ जो है एक सील पे बैठे हुए हैं और 3 मुख वाले देवता भी हैं। ऐसा और भी चीज़ वहाँ से मिली हुई है। और इसके जो चारों ओर है वह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके चारों ओर एक सील पर 3 मुख वाले देवता के चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान हैं। तो पहला आपको याद रखना है हाथी, गैंडा और चीता और भैंसा, ये 4 जानवर जो है इनके चारों ओर बैठे हुए हैं। ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो है इन सब धार्मिक के बारे में, और हम बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिली है। यहाँ से कांसा, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम कालीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसा से बने हुए काफ़ी मात्रा में सामान मिले हैं। मुख्य रूप से जो कांसा से बना हुआ मोहनजोदाड़ो से मिला है वह मिला है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा लोग जो है कांसा से परिचित थे। कांसा के साथ साथ सोना
और सोना से और चांदी से भी परिचित थे। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि लोहा से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल परिचित नहीं हैं। हड़प्पा में जो है मोहर प्राप्त हुई है। मोहरे किसे कहते हैं, तो ये देखिए ये मोहरें प्राप्त हुई है। मोहर से यह पता चलता है कि मोहर से क्या पता चलता है, मोहर में जो है एक रिंगी पशु मिले हैं। अभी तो फिलहाल यह है जो एक रिंगी पशु नहीं मिलते हैं हमारे हमें देखने को हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन शायद उस समय एक रिंगी पशु हुआ करते होंगे, इसलिए यह जो अपने मोहरों में एक रिंगी का पशु का प्रयोग करते थे। और आप ये ऊपर देख सकते हो ये कुछ लिखावट है, लेकिन यह क्या लिखावट इसे हम सब अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन तो कहते ही है। इस जो काल है इस सभ्यता को हम जो है आर्द्र ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी लिखावट की चीज़ नहीं मिली है। आर्द्र ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि लिखावट की चीज़ तो मिली है, जैसे कि यह जो है लिखावट तो मिली है, लेकिन हम इस लिखावट को पढ़ने में अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं, इसलिए इसे हम आर्द्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास जिसका लिखित वर्णन हो उसे ही हम इतिहास कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, तो क्या थे हम, हाँ, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक रिंगी पशु का आकलन मिला है, यह हो चुका है। और मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं जो कि लोथल और चौहद्रों में थी। इसकी जो लिपि थी, मैंने बताया कि आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं इसमें कि लिखावट तो मिली लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। यह जो लिपि है इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है, ठीक है। अब इस लिपि को लिखने का जो सिलसिला था वह कैसा था, जहाँ तक कि अभी तक के रिसर्च में पता चला है, यह जो लिखा करते थे यह जो है पहले लेफ़्ट से राइट लिखते थे, फिर राइट से लेफ़्ट लिखते थे, लेफ़्ट से राइट फिर राइट से लेफ़्ट लिखा करते थे। अगर एक लाइन लिखना है तो लेफ़्ट से राइट लिख दिया करते थे, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन को लिखना है तो वह जो है लेफ़्ट से राइट आते थे, फिर वह राइट से लेफ़्ट की ओर लिखा करते थे, यानी कि बाएँ से दाएँ की ओर फिर दाएँ से बाएँ की ओर लिखा करते थे। आपको यह भी याद रखना है। हाँ, जैसा कि हमने आपको दिखाया था अपने इस मैप में, यह जो शहर है, पूरा शहर जो है ये पूरा एक सड़क जो है बिल्कुल 90 डिग्री में घूमती थी, ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाया हुआ था। एक चीज़ और याद रखना है कि जितने भी जो सभ्यता के जो शहर हैं इसमें घर स्थित हैं, एक के बाद एक लाइन से लगे हुए घर हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल ही सही तरीक़ा से अरेंजमेंट, एकदम वैज्ञानिक तरीक़ों से एकदम इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। तो यह जो है अपना दरवाज़ा जो है सड़क की ओर नहीं खुला करते थे। आप जानते हो कि सड़क का इस्तेमाल क्यों होता है, सड़क का इस्तेमाल यातायात के लिए होता है। तो ये इनको पता था कि सड़क दरवाज़ा को जो है बाहर ना खोल के अंदर की ओर खोला जाए। सड़कों के खिड़की के दरवाजे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वह अंदर की ओर खुला करते थे। अब इससे जो है एक क्वेश्चंस बन जाते हैं। सभी जितने भी हमने शहर बताया है, 6 शहर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। 6 शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तो यह सभी जो स्थल है इसमें से साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण शहर बताया था मैंने, लोथल और सुतकोतदा जो कि बंदरगाह भी थे। इन सभी में से और भी बहुत सारे शहर खोजे गए थे। इन सभी में से एक शहर को छोड़कर सभी के दरवाजे अंदर की ओर खुला करते थे। एक जिसके दरवाज़ा जो कि मुख्य दरवाज़ा शहर की ओर खुला करते थे, यानी सड़क की ओर खुला करते थे, वह है लोथल। आपको याद रखना है कि कौन सा शहर है जिसका दरवाजे सड़क की ओर खुला करते थे, वह है लोथल, कि सड़क की ओर खुला करते थे। अब इसमें हम कृषि के बारे में जानते हैं, क्या क्या लोग जो है कृषि के बारे में क्या करते थे। यह सभी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ, मुख्य रूप से आपको याद रखना है गेहूं और जौ जो है इनका प्रमुख था। इनके साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगन से। और गेहूं और जौ काफ़ी अधिक मात्रा में उपज करते थे और कृषि क्या करते थे। इसके अलावा भी वह एक और चीज़ याद रखना है, कपास की भी इन लोगों जो है खेती क्या करते थे।